स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में आज हम प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत से पहले मैंने आप लोगों को प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत समझाया और दार्शनिक राजा के पश्चात मैंने आप लोगों को यह भी बताया था पिछली क्लास में कि प्लेटो एक ऐसे पश्चिमी राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की थी। आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना के पीछे कारण यह था कि तत्कालीन यूनान में बहुत अस्थिरता थी। उस अस्थिरता से निपटने के लिए प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और अब उस आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में की। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय होगा। शिक्षा योजना उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके की बताई। साथ ही जो अभिभावक वर्ग होगा या सैनिक वर्ग और शासक वर्ग होगा, उस सैनिक और शासक वर्ग के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की कल्पना की। जनरल उसमें देखें तो हम साम्यवाद की समानता से लेते हैं कि साम्यवादी शासन में कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होगा, सभी के लिए सब कुछ समान होगा, कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति अपने पास में नहीं रख सकेगा। लेकिन प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो वर्तमान साम्यवाद से भिन्न है, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए है और अभिभावक वर्ग में प्लेटो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को सम्मिलित करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण होते हैं। उनमें विवेक होता है, शौर्य या साहस होता है, तृष्णा या क्षुधा होता है। 3 तरह के गुण होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक गुण की उसमें प्रधानता होती है। तो जिस व्यक्ति में विवेक या बुद्धि के गुण की प्रधानता है वह व्यक्ति शासक वर्ग में सम्मिलित होगा। जिस व्यक्ति में साहस या शौर्य की प्रधानता है वह व्यक्ति सैनिक वर्ग में सम्मिलित होगा और जिस व्यक्ति में तृष्णा या क्षुधा की प्रधानता है वह व्यक्ति व्यापारी वर्ग में सम्मिलित होगा। अगर सभी व्यक्ति अपने निर्धारित गुणों के अनुसार अपने निर्धारित वर्गों में सम्मिलित होकर के कार्य करते हैं, यही प्लेटो का न्याय है। और इससे आगे प्लेटो बात करते हैं एक आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर, स्वार्थ के वशीभूत ना होकर समाज में फैली हुई असमानता को, अराजकता को दूर करने के लिए पूरी तरह से राज्य के प्रति समर्पित होगा। और प्लेटो का कहना ये है कि इस महान उद्देश्य की पूर्ति में अगर कोई बाधा है तो वो बाधा है अज्ञान, निजी संपत्ति और निजी परिवार। प्लेटो ने इन तीनों बाधाओं के निवारण हेतु 2 प्रमुख साधन बताए हैं और वो साधन है शिक्षा तथा साम्यवाद। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा के भावात्मक साधन द्वारा अज्ञान पर विजय पाई जा सकती है। इसके साथ ही वह एक ऐसे स्वस्थ वातावरण के निर्माण पर भी बल देता है जो अभिभावक वर्ग को उनकी उच्च प्रवृत्तियों के पतन से बचाए। निजी संपत्ति और निजी परिवार ऐसे भौतिक आकर्षण है जो श्रेष्ठ मस्तिष्कों में भी स्वार्थ एवं पक्षपात के बीच बो देते हैं। प्लेटो इस अभिभावक वर्ग को पतन से बचाने हेतु साम्यवाद के साधन को अपनाने की बात करते हैं और प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए 2 तरह के साम्यवाद की बात करते हैं। वो 2 तरह का साम्यवाद पत्नियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद। इस दोनों तरह के साम्यवाद को बताते हुए प्लेटो ये कहते हैं कि जो शासक वर्ग होगा और सैनिक वर्ग होगा उनका ना तो स्वयं का परिवार होगा, ना उनके पास कोई संपत्ति होगी। वो सार्वजनिक आवास गृहों में रहेंगे, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे। उनकी स्वयं की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है तो वो उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। जब व्यक्ति का निजी परिवार होता है तो वो अपने परिवार के लिए सबसे पहले अपने परिवार के लिए सोचता है, राष्ट्र को वो गौण कर देता है। तो प्लेटो का मानना ये है कि आदर्श राज्य तभी स्थापित हो सकता है जबकि राज्य में संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद की स्थापना की जाए। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताओं की बात अगर हम करें तो यह न्याय की पूरक व्यवस्था के रूप में है। न्याय तभी स्थापित हो सकता है जबकि साम्यवाद हो। मात्र यह प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग से ही संबंधित है और यह राज्य की एकता की रक्षा करने का कार्य भी करता है। इसके साथ ही प्लेटो
संपत्ति के साम्यवाद को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो कहते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। प्लेटो कहते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि उनके पास केवल उतनी ही व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी जितनी जीवन यापन के लिए परम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई ऐसा आवास अथवा भंडार नहीं होगा जो सदैव सबके लिए खुला ना हो। युद्ध शिविर में रहने वाले सैनिकों के समान उनका सामूहिक भोजन व रहने की व्यवस्था होगी। समस्त नागरिकों में केवल उन्हीं के लिए सोने या चांदी का किसी भी रूप में स्पर्श करना, प्रयोग में लाना अथवा संग्रह करना अवैध होगा। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए ही वे अपनी रक्षा कर सकेंगे और अपने राज्य की भी रक्षा कर सकेंगे। किंतु अगर वो अपने लिए निजी भूमि तथा धन की व्यवस्था कर लेंगे तो उनके जीवन के समस्त दिन बाहरी विदेशी शत्रुओं की तुलना में आंतरिक शत्रुओं के भय से पीड़ित होने में ही गुजरेंगे और इस तरह वे अंत में अपने तथा अपने राष्ट्र के संपूर्ण नाश का मार्ग अपनाएंगे। प्लेटो के साम्यवाद को अतः प्लेटो ये कहता है कि साम्यवाद सैनिक तथा शासक वर्ग को निजी संपत्ति के अधिकार से पूर्णतः वंचित रखता है और सैनिक और शासक वर्ग को अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व केवल और केवल राज्य का है। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य अगर हम देखें तो वो कहे सार्वजनिक हित की वृद्धि करना, राज्य की एकता की रक्षा करना। अभिभावक वर्ग के लिए यह साम्यवाद कल्याणकारी होगा क्योंकि ये उनको आगे बढ़ाने में कार्य करेगा। लेकिन फिर भी प्लेटो के साम्यवाद की कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है और संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि यह सद्गुणों के विकास में बाधक है, यह अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इससे राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न होता है और यह पूर्ण साम्यवाद नहीं है, इसे अर्ध साम्यवाद कहा जा सकता है। यह समाज के विकास में बाधक है और यह संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है और यह पूरी तरह से समाज में स्थिरता लाने में भी सक्षम नहीं है। इसी के साथ प्लेटो परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की बात करते हैं। परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की बात करते समय प्लेटो ने कहा है कि जो शासक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग सम्मिलित होते हैं, उनका अपना स्वयं का न निजी परिवार होगा, न पत्नी होगी, न उनकी संतान होगी। इसके बजाय प्लेटो ये कहते हैं कि ये सार्वजनिक आवास गृहों में रहेंगे और सार्वजनिक आवास गृहों में रहते हुए श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्रियों को साथ में रहने की इजाज़त होगी। उन्हें अस्थायी विवाह बंधन में बांधा जाएगा। यह विवाह बंधन परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा और टेम्परेरी होने से किसी को भी यह नहीं पता होगा कि यह उसकी पत्नी है। सभी स्त्रियां और सभी पुरुष सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ रहेंगे और इस सामूहिक समागम से जो संतानें उत्पन्न होगी वो संतानें उत्पन्न होने के तुरंत बाद राज्य के द्वारा ले ली जाएगी। उन शिशुओं को सार्वजनिक शिशु गृहों में रखा जाएगा और सार्वजनिक शिशु गृहों में ही उनका लालन पालन होगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब व्यक्ति को ये पता होता है कि यह मेरी संतान है, यह मेरी पत्नी है, तो उसके साथ उसका आत्मिक लगाव होता है, भावनात्मक लगाव होता है, जो दूसरों के साथ में नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य को बचाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए प्लेटो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं होगा कि उनकी पत्नी कौन है, उनकी संतान कौन सी है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका लगाव भी नहीं होगा और जब लगाव नहीं होगा तो जो शासक वर्ग है वो अपना पूरा का पूरा समय कहाँ देगा? वो अपना पूरा का पूरा समय अपने राज्य को बढ़ाने में देगा, राज्य में स्थिरता लाने में देगा, राज्य में सुशासन की स्थापना में देगा और इस प्रकार जो अभिभावक वर्ग का या शासक वर्ग का जो समय है वो पूरी तरह से राज्य के लिए ही समर्पित होगा। प्लेटो के परिवार के साम्यवाद के उद्देश्यों में ये कहा जा सकता है कि यह स्त्रियों की मुक्ति और राज्य का लाभ है। इससे श्रेष्ठ नागरिकों की प्राप्ति होगी, अभिभावक वर्ग की क्षमता में वृद्धि होगी, जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, संपत्ति के साम्यवाद के पूरक के रूप में यह कार्य करेगा और राज्य की एकता भी इससे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो परिवार या पत्नियों के साम्यवाद को अगर लागू कर दिया जाता है तो समाज में शायद अराजकता फैल जाएगी, व्यभिचारिता फैल जाएगी, व्यक्ति नियंत्रण में नहीं रहेंगे, बल्कि समाज में मतलब एक ऐसी बुराई घर कर जाएगी जिसे कंट्रोल कर पाना, नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो परिवार के साम्यवाद की आलोचना करते हुए आलोचकों का कहना यह है कि स्त्री और पुरुष की समानता भ्रमपूर्ण है, इसमें पशु जगत के नियम को मान्य नहीं किया जा सकता, यह न्याय सिद्धांत के भी विरुद्ध
विरुद्ध है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार के साम्यवाद के बाद श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति ही हो पाएगी और परिवार का अंत उचित नहीं है किसी भी हाल में। यौन संबंधों की दृष्टि से ये बहुत ही अनैतिक व्यवस्था है और इस योजना के असफल होने की पूरी संभावना है। यह राज्य की एकता के लिए घातक सिद्ध होगा, राज्य की प्रकृति के विरुद्ध होगा, अभिभावक वर्ग की दृष्टि से भी यह दोषपूर्ण होगा। यह अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक योजना है और ऐसी योजना की कोई आवश्यकता नहीं थी। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद अपनी प्रकृति से नकारात्मक है। उनका उद्देश्य अभिभावक वर्ग के नैतिक विकास के मार्ग की बाधाओं को हटाना है। संपत्ति के साम्यवाद के समर्थन में प्लेटो का तर्क है कि राजनीतिक शक्ति तथा धन की शक्ति का पृथक्करण किया जाए, क्योंकि मानव जीवन में निजी संपत्ति की व्यवस्था का अपना महत्व है। परिवार का साम्यवाद पूर्णतः अव्यवहारिक है। यदि कभी इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न भी किया गया तो समाज में व्यभिचारिता फैल जाएगी और इसी कारण प्लेटो के साम्यवाद को लागू नहीं किया जा सका। और प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी अपने ग्रंथ रिपब्लिक में, उस आदर्श राज्य को भी स्थापित नहीं किया जा सका। उसका कारण एक तो साम्यवाद था और दूसरा कारण हम ये मान सकते हैं कि प्लेटो ये कहते हैं कि दार्शनिक शासक जो होगा वो 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करेगा। तो 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्लेटो को कोई युक्तियुक्त दार्शनिक राजा ही नहीं मिल पाया और इसी कारण प्लेटो का जो आदर्श राज्य था वो कल्पनाओं में ही रहा, उसको कभी भी क्रियान्वित होने का अवसर नहीं मिला। ठीक है। हाय, ये मैं ऐसे ही भूल गई क्या? ये हुआ ही नहीं क्या? शिट, गॉड, आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। ओ माय गॉड, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। शिट, 7 भी बज चुके हैं, मर गए।